प्यारे साथियों नमस्कार। साइंस के स्पेशल सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो को आप सभी ने बहुत प्यार दिया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। नेक्स्ट आज सेकंड सेट चलेगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की यह सीरीज ली गई है, तो लास्ट तक वीडियो पर जरूर बने रहिएगा। और आपके सभी नेक्स्ट एग्जाम, चाहे बिहार एसएससी के देने वाले, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, इसमें ये रामबाण की तरह सिद्ध होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की सीरीज। पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई थी। तो राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, जिसको राष्ट्रीय मेट्रोलॉजिकल संस्थान NMI नेशनल मेट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट भी कहा जाता है, इसकी स्थापना जो है नई दिल्ली में की गई थी। राइट आंसर ए हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब की गई थी ये भी याद रखिएगा, 1947 में फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रोग अनुवांशिक नहीं है। अब सबसे पहले बात आ रही है अनुवांशिक की, तो अनुवांशिक वैसे रोग को कहते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी फैलता है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा नहीं है ये पूछा है। तो इनमें से रूबेला जो है एक अनुवांशिक रोग नहीं है। रूबेला रोग जब होता है तो उसमें देखे होंगे शरीर पे लाल लाल चकत्ते हो जाते हैं, और इसी रूबेला को हम लोग जर्मन खसरा के भी नाम से जानते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इसको जरूर याद रखिएगा। रूबेला को ही जर्मन खसरा भी कहा जाता है। बाकी तीनों जो है अनुवांशिक रोग है, जैसे हेमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से अनुवांशिक रोग कौन है, और इन चारों में से एक दे देगा और तीन नहीं देगा। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। करा है कि पुष्प के विभिन्न भागों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है। इनमें कुछ भाग दिया है और पूछ रहा है कि पुष्प में यानी फूलों में कौन सम्मिलित है। तो बाह्यदल बिल्कुल पुष्प का भाग होता है, पंखुड़ी बिल्कुल पुष्प का भाग होता है, पुकेसर भी पुष्प का भाग होता है, और स्त्री केसर भी पुष्प का ही भाग होता है, जिसमें पुकेसर जो है नर पुष्प का भाग होता है और स्त्री केसर स्त्री का भाग होता है। ठीक है, मूलाकार जो है ये भाग नहीं है। तो राइट आंसर 1 2 3 4 होगा। देखते हैं ऑप्शन सही उत्तर। तो राइट आंसर बी हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, तो जैसा कि हमने आपको बताया कि पुकेसर का भाग जो है पराग कोष और तंतु होता है, जबकि वर्तिकांग और वर्तिकी या अंडाशय या बीजांड ये सभी स्त्री केसर का भाग होता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, विल्सन रोग किसके कारण होता है। तो आपको बता दें विल्सन रोग जो है लोहा, आर्सेनिक, कैडमियम, पारा, इनमें किसी के कारण नहीं होता है। विल्सन रोग जो है ये तांबा के कारण होता है। तो राइट आंसर इसमें नहीं दिया है, आप लिख लीजिएगा तांबा के कारण विल्सन रोग होता है। जबकि कैडमियम के कारण कौन सा रोग होता है। तो कैडमियम के कारण इटाई रोग होता है। काफ़ी बार आपका क्वेश्चन आता है, इटाई रोग किसकी कमी से होता है, कैडमियम के कारण होता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका नहीं दिया है, तांबा आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किस जीव में बाह्य कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता है। बाह्य कंकाल तंत्र वैसा भाग होता है जिससे आंतरिक चीज़ों की रक्षा होती है, और ये जो है उभयचरों में नहीं पाया जाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी सवाल है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मिलान करने वाला है और बताना है कौन किससे सुमेलित है। तो कॉपर सल्फेट क्या होता है। तो कॉपर सल्फेट जो है एक कीटनाशक है, जैसा आप सभी जानते होंगे। तो ए का 2 हो जाएगा। ठीक है, पेंसिलिन जो है एक प्रतिजैविक है, और इसकी खोज किसने की थी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो बी का 4 हो जाएगा। यूरिया जो है ये उर्वरक है एक, आपने देखे होंगे खेतों में हम लोग यूरिया का प्रयोग करते हैं। तो सी का पहला हो जाएगा। और मेलाथियान जो है ये फंगस नाशी है। तो डी का जो है तीसरा हो जाएगा। यानी ऑप्शन हो जाएगा 2 4 1 3। देख लेते हैं 2 4 1 3 किस में है, वही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 4 1 3। राइट आंसर बी हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, चारों अलग अलग भी पूछ सकता है। तो याद रखिएगा कॉपर सल्फेट जो है कीटनाशी होता है, पेंसिलिन जो है प्रतिजैविक होता है, यूरिया जो है उर्वरक होता है, और मेलाथियन जो है फंगस नाशी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक तंत्र का कौन सा घटक जैविक और अजैविक घटकों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। तो जैविक घटक यानी
पेड़ पौधे जीव जंतु इसमें आते हैं, और अजैविक घटक यानी इसमें सूर्य का प्रकाश, वायु, जल ये सब आता है। इसके बीच जो मध्यस्थ का काम करता है उसका नाम है उत्पादक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उत्पादक जो है इन सभी के बीच मध्यस्थ का काम करता है। ये VVI क्वेश्चन है, मान लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव विविधता की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन संवेदनशील स्थल है? तो जैव विविधता की दृष्टि से पूर्वी हिमालय, इंडो वर्मा और सुडालैंड, ये सभी जो है तीनों, इसका राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। तीनों जो है एक संवेदनशील स्थल है। राइट आंसर डी हो जाएगा। अब बात यहाँ पे एक बहुत पूर्वी हिमालय तो मालूम ही होगा, इंडो वर्मा का क्षेत्र, जबकि सुडालैंड कहाँ पे है? तो याद रखिएगा हिंद महासागर में है। ये क्वेश्चन बार बार पूछ सकता है कि सुडालैंड कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा ये हिंद महासागर का क्षेत्र है। ये सभी जैव विविधता की दृष्टि से संवेदनशील स्थल है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि नेत्रदान में आँख के किस भाग का दान किया जाता है? तो याद रखिएगा नेत्रदान में जो है मनुष्य जो है कॉर्निया अपना दान करता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि अमोनिया गैस बनाने में हैबर विधि में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो अमोनिया गैस जब बनाया जाता है तो हैबर विधि में उत्प्रेरक के रूप में जो है लोहे का चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है निकेल। निकेल का प्रयोग कब किया जाता है? तो निकेल का प्रयोग जो है जब आप वनस्पति घी बनाते हैं, ठीक है, वनस्पति तेल से जब आप घी बनाते हैं, कृत्रिम घी, तब उसमें निकेल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आपको दोनों याद रखना चाहिए। वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने में निकेल का प्रयोग, जबकि अमोनियम गैस बनाने में हैबर विधि में उत्प्रेरक में लोहे के चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब एक फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया है कि जनरेटर से 220 वोल्ट का एक बल्ब जुड़ा है, यदि 0.5 एम्पियर का धारा प्रवाहित हो तो बल्ब की शक्ति कितना होगी? तो ये फार्मूला याद रखिएगा, P = पावर = वोल्ट इंटू करेंट। तो वोल्ट कितना है? 220, और इंटू करेंट कितना जा रहा है? 0.5 एम्पियर। जब गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा 110 वाट। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, 110 वाट। हमेशा ये फार्मूला याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है एक विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो विलियन का pH मान, तो लाल को नीला करता है, यानी ये विलियन क्या होगा? क्षारीय होगा। ठीक है, और क्षारीय है तो जाहिर सी बात है 7 से ज़्यादा होगा, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, क्योंकि 7 तो उदासीन हो गया, और 4 और 5 ये सब अम्लीय हो गया, और 8 है तो ये क्षारीय हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। याद रखिएगा 7 जो है ये न्यूट्रल होता है, यानी उदासीन होता है, और 7 से नीचे अम्लीय और 7 से ऊपर क्षारीय। क्षारीय क्या करता है? लाल लिटमस को नीला कर देता है, जबकि अम्लीय क्या करेगा? इसका उल्टा करेगा, नीला लिटमस को लाल कर देगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि आवर्त सारणी में कौन सा तत्व सर्वाधिक यौगिक बनाता है? तो आवर्त सारणी का कार्बन एक ऐसा तत्व है जो सबसे ज़्यादा यौगिक बनाता है। कार्बन का रासायनिक फार्मूला जो होता है वो C612 होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है उपधातु कौन सा चीज़ है? तो उपधातु वैसे तत्व को कहते हैं जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण होता है। तो देख लेते हैं ऑप्शन, अल्कली धातु एवं अनधातु की मिश्र धातु नहीं, धातुओं के कोलाइडी ये भी नहीं होगा। ऐसा तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण मौजूद हो वो उपधातु कहलाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। होता क्या है कि इसको गर्म ज़्यादा हीट देने पर ये धातु के तरह काम करता है, और ऐसे नॉर्मल वे में ये अधातु के रूप में रहता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर याद रखिएगा सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये नोट कर लीजिए, हमेशा आपके एग्जाम में आता है। जर्मेनियम, सिलिकॉन, बोरॉन, ये सभी क्या है? पोलोनियम, एंटीमनी, ये सभी क्या है? ये सभी उपधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। न्यू चैनल है तो सपोर्ट कीजिए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि सोडियम धातु का संग्रहण किसमें करना चाहिए? तो आपको बता दें सोडियम धातु का संग्रहण जो है ये मिट्टी के तेल में करना चाहिए। ठीक है, यानी किरोसिन तेल में। ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में नहीं दिया है, आप नोट कर लीजिए। ये लिखने में गलती कर दिया है, मतलब
टाइप करने में। तो मिट्टी के तेल में इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम जो है ये मिट्टी के तेल में रखा जाता है। एक्चुअली होता क्या है, जल में रखने पर सोडियम तुरंत रिएक्शन कर लेता है और आग पकड़ लेता है, इसलिए सोडियम के तेल को मिट्टी में के तेल में रखा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है। तो पसलियाँ जो है मनुष्य के शरीर में 12 जोड़ी होती है। तो यहाँ पे संख्या पूछा है तो 12 गुने 2 हो जाएगा, एक जोड़ा में 2 होता है तो 12 दूना 24 गो पसली होता है। हड्डी की संख्या पूछे तो 206 हड्डी होते हैं, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि प्रकाश वर्ष है, तो प्रकाश वर्ष एक वर्ष में चली गई प्रकाश की दूरी होता है। और ये प्रकाश वर्ष हमेशा याद रखिएगा ये दूरी का मात्रक है, ठीक है, समय का नहीं है। चूँकि यहाँ वर्ष देता है तो लोग समय कर लेते हैं और यही गलत हो जाता है। बार बार ये क्वेश्चन आता है प्रकाश क्या है, तो प्रकाश दूरी का मात्रक है। और एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो राइट आंसर देख लेते हैं, प्रकाश वर्ष द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। अब एक और चीज़ याद रखिएगा, अगर आपसे सवाल पूछे कि दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है तो वो याद रखिएगा पारसेक है, क्योंकि एक पारसेक इक्वल टू होता है 3 गुने 10 के पावर 16 मीटर या 3.26 लाइट ईयर, ठीक है। ये दोनों होता है 3.26 लाइट ईयर या 3 गुने 10 का पावर 16 मीटर। और एक प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर इक्वल टू होता है 9.46 गुने 10 का पावर 15 मीटर। ये दोनों नोट कर लीजिएगा। एक लाइट ईयर जो ये क्वेश्चन में लाइट ईयर के बारे में पूछा है इसके मान होता है 9.46 गुने 10 का पावर 15 मीटर। और एक पारसेक इक्वल टू होता है 3.26 प्रकाश वर्ष या 3 गुने 10 का पावर 16 मीटर। दूरी की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है। तो इसमें बताना है कौन नहीं है। तो ऊष्मा की इकाई जो है ये वाट नहीं है, बाकी किलो कैलोरी, कैलोरी और किलो जूल ये सभी ऊष्मा की इकाई है, ठीक है। वाट जो है याद रखिएगा ये शक्ति की, पावर की इकाई है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम जो है होमो सैपियंस है। और इस नाम को देने वाले कौन है, तो याद रखिएगा इस नाम को देने वाले कार्ल लिनियस है, ठीक है, लिनियस। यही इन्होंने ही होमो सैपियंस नाम दिया था मनुष्य को, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रेड डाटा बुक, एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है। तो रेड डाटा बुक जो है IUCN इंटरनेशनल संस्थान है वो जारी करता है। और इसमें जो है मेनली लुप्त प्राय प्रजाति की जानकारी मिलती है। राइट आंसर सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर जो होगा सी हो जाएगा, लुप्त प्राय प्रजाति की जानकारी मिलती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो सूर्य का प्रकाश है। और इसी पारिस्थितिक तंत्र को, सूर्य का प्रकाश जो है इसको प्रेरक बल भी कहते हैं जब मिलता है तो राइट आंसर बी हो जाएगा। और सूर्य का प्रकाश भी पूरे यूनिवर्स में ऊर्जा का स्रोत भी है, ये भी आप याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ऊर्जा संग्रहण के लिए संपीड़ित वायु का बिल्कुल से इसका इस्तेमाल किया जाता है, स्प्रिंग का भी इस्तेमाल किया जाता है, बैटरी का भी इस्तेमाल किया जाता है और संधारित्र का भी इस्तेमाल किया जाता है। यानी इसमें सब का इस्तेमाल किया जाता है ऊर्जा संग्रहण के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ABCD राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। याद रखिएगा, इसको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, ब्लू चिप कंपनी क्या है। तो आपने शेयर बाज़ार अगर देखते होंगे तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मालूम हो गया होगा, क्योंकि शेयर बाज़ार से रिलेटेड है। ब्लू चिप कंपनी वैसी कंपनी को कहते हैं जो काफ़ी अंदरूनी मजबूत कंपनी होती है और उसमें कभी शेयरधारकों का पैसा डूबने का चांस बहुत कम होता है, खतरा बहुत कम होता है। जैसे रिलायंस ये सब बड़ी बड़ी कंपनी है, ये सब ब्लू चिप कंपनी कहा जाती है। यानी वैसी कंपनी जिसका आर्थिक रूप बहुत मजबूत होता है उसे ब्लू चिप कंपनी कहते हैं। तो आप इसको याद रखिएगा। ब्लू चिप कंपनी ऐसी कंपनी जो मात्रा शुद्ध करती है नहीं,
आर्थिक जोखिम भरे स्टार्टअप ये भी नहीं होगा। ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से देखिए मजबूत कंपनी को कहते हैं, राइट आंसर सी हो जाएगा। मेमोरी कार्ड ये भी नहीं होगा, निर्माण नहीं, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन पॉलीमर नहीं है, इनमें बताना है कि कौन पॉलीमर नहीं है। तो इसमें से कैप्रोलेक्टस एक पॉलीमर नहीं है, राइट आंसर ए हो जाएगा। जबकि नायलॉन, टेफ्लॉन और पॉलीस्टाइरीन ये सभी तीनों क्या है, ये पॉलीमर है। जबकि कैप्रोलेक्टस जो है एक कार्बनिक यौगिक है और ये पॉलीमर नहीं है, राइट आंसर ए होगा। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। कह रहा है कि मरुभूमि में पादप अधिकतर किस प्रकार के होते हैं। तो मरुभूमि में जो पादप होते हैं वो अधिकतर मांसल पादप होते हैं, जैसे नागफनी ये सब होता है, ये सभी मांसल पौधे होते हैं। तो मांसल इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। इसको याद कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछता है हमेशा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों जो भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है आ सकते हैं, वही क्वेश्चन को इसमें लिया गया है। तो चैनल पर नए तो जरूर एक बार शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वायु में ध्वनि की चाल की अपेक्षा स्टील में ध्वनि की चाल कैसी होगी। तो वायु में ध्वनि की चाल कम होता है, जबकि स्टील में अधिक होता है। और कितना गुना अधिक होता है तो याद रखिएगा, जब वायु में ध्वनि की चाल जो होती है आपको मालूम होगा 332 मीटर पर सेकेंड होता है, जबकि स्टील में जो यही चाल हो जाता है 5100 मीटर पर सेकेंड। अब कितना गुना अधिक हो गया, लगभग 15 गुना। राइट आंसर डी, 15 से ज़्यादा ही होगा, गुना करके देख सकते हैं। तो राइट आंसर डी होगा। और ये भी याद रखिएगा, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड, जबकि स्टील में ध्वनि की चाल 5100 मीटर पर सेकंड होता है। और सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल लोहा में होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि अर्धचालक की चालकता परम शून्य ताप 0 डिग्री केल्विन पर अधिकतम कितनी होगी। तो अर्धचालक की चालकता जो है वो 0 हो जाती है परम शून्य ताप पर। और परम शून्य ताप क्या है, परम शून्य जो ताप है वो -273 डिग्री सेल्सियस है। राइट आंसर इसका डी होगा। और इसी को 0 डिग्री केल्विन भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। OMR फुल फॉर्म पूछा है, याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा का संबंध वस्तु के किससे है। तो आपको बता दें, इसका परिभाषा से ही आपको समझ में आ जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा वैसी ऊर्जा को कहते हैं जिसमें स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों हो। यानी स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यानी कह सकते हैं कि उसमें गति और स्थिति दोनों हो। राइट आंसर भी होगा, उसी को यांत्रिक ऊर्जा कहेंगे। तो आप कभी भी साइंस पढ़िए तो उसकी परिभाषा जरूर जानिए, क्योंकि परिभाषा से ही लगभग क्वेश्चन बन जाता है। और साइंस की जो ये सीरीज है, इसके बाद हम एनसीईआरटी की बुक को और जो भी इम्पोर्टेंट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है उसके टोटल चैप्टर वाइज हम पढ़ाएंगे, और उससे ज़रूर आप जुड़ जाइएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि जब दो व्यक्ति में जो साधारण बातचीत होती है तो कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है। तो साधारण बातचीत में 30 से 60 डेसिबल ध्वनि जो है उत्पन्न होती है। और ध्वनि की तीव्रता जो है ये डेसिबल में मापी जाती है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि आवर्त सारणी में बाएं से जब दाएं जाएंगे, यानी इधर ऐसे जाएंगे, ऐसे बाएं से दाएं जाएंगे, तो उसकी प्रवृत्ति में कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत बताना है। तो तत्वों की धात्विक प्रकृति घटेगी, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जब एस ब्लॉक इधर होता है और डी ब्लॉक इधर होता है तो ऐसे जाएंगे तो इधर धात्विक और इधर अधातु मिलता है, तो धात्विक प्रकृति घट जाती है, बिल्कुल सही है पहला। लेकिन इसमें असत्य चुनना है। पहला तो सही हो गया। संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, ये भी सही है। संयोजकता इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे बढ़ते हैं, जैसे हाइड्रोजन का 1 हीलियम का 2 हो जाता है, तो दाहिने तरफ जाने पर बढ़ता है इलेक्ट्रॉन। तीसरा देखते हैं, परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, यही गलत है और यही इसका राइट हो जाएगा। परमाणु आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर पाते हैं बाएं से दाएं जाने पर। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। चौथा भी पढ़ लेते हैं। इनके ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं, ये सही है। यानी 1, 2, 3 अगर सही पूछता तो ए, बी और डी हो जाता। गलत पूछा है तो ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ऐसा करके हमने टोटल 30 क्वेश्चन को आज हमने डिस्कस किया, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर एक बार शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। कल फिर हम लेके ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे और उसको सॉल्यूशन करवाएंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पे। हमारे चैनल पे करंट अफेयर का भी सेट चल रहा है, साथ में हिस्ट्री स्पेशल की भी क्लास चल रही है, क्योंकि हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो सब क्वेश्चन आंसर के तरह सेट में ही आपका टोटल हम डिस्कशन करवा देते हैं, ताकि आपको आपके एग्ज़ाम में बहुत लाभ मिल सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।